बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल की, राइट। और उसमें हमने समझा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को और इम्पैक्ट पैरामीटर को। और हमने ये भी बात कही थी कि रदरफोर्ड ने कहीं हद तक एक आइडिया लगा लिया था एटम के रेडियस का और न्यूक्लियस के रेडियस का। तो जरा हम उसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो आज जो हम अपनी चर्चा कर रहे हैं वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से करते हैं, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, हमने पिछली क्लास में क्या क्या इसके बारे में देख लिया था। हमने एक बात समझ ली थी कि जो रेडियस ऑफ एटम होगी या डायमीटर ऑफ एटम होगी वो लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होगी, या इसी को मैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो होगा 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, राइट। 10⁻⁻15 को हम लोग 1 फर्मी मीटर या 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, हम कर चुके हैं ऑलरेडी बात फर्स्ट चैप्टर में इसकी। और 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब न्यूक्लियस या एटम के साइज के बारे में रदरफोर्ड से पूछा गया तो रदरफोर्ड से एक बात कही गई कि जो आप बोल रहे हो कि 10⁻⁻15 10⁻⁻10, तो एक बात भी तो समझो यार, अलग अलग एटम की रेडियस तो अलग अलग होगी, तो साइज या मास के हिसाब से आपकी जो रेडियस है वो चेंज होगी। तो कोई आप फैक्टर बता सकते हो कि वो कैसे चेंज होगी, वही कि भाई साइज बढ़ने पर या मास बढ़ने पर या एटॉमिक नंबर कुछ भी बढ़ने पर या इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर या प्रोटॉन बढ़ने पर कुछ क्या चेंजेस आएंगे एटम की रेडियस में? तो उसने कहा बिल्कुल आएंगे। तो जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि भाई देखो, जिस भी किसी की एटम की रेडियस होगी, ठीक है, या ऐसे बोलो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर मास नंबर। ये वाली बात रदरफोर्ड ने बताई। इस बात को हम लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं कि द रेडियस ऑफ, अभी मैं इस बात को समझा दूंगा आपको, of a nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons within it। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है, हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया था, जिसने वो नहीं देखा एक बार फिर से समझ लो। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? मास, एटॉमिक मास, या जिसको मैं मास नंबर भी बोलता हूं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, भाई जो एटम की रेडियस होगी वो एटम के मास को कैलकुलेट करो, उसका 1/3 कर लो, यानी कि उसका क्यूब रूट ले लो आप, और फिर जो भी आंसर आए उसी के प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियस की रेडियस, ठीक है। तो लोगों ने कहा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो उसने कहा जो कांस्टेंट आएगा उसको मैं बोलूंगा आज से R0 और a⁻⁻1/3 तो हो ही जाएगा। R0 क्या है? R0 एक कांस्टेंट है जिसका उसने कोई नाम नहीं दिया, बस उसने ऐसे बोल दिया ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आज से हम फिक्स कर देते हैं। इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻13 से लेकर वेरी करेगी 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक। अब देखो कायदे में तो कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू वेरी कर रही है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही, क्योंकि 10⁻⁻13 तो ऑब्वियसली बहुत छोटी संख्या है, तो 1.1 लिखो चाहे 1.4 लिखो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उसने बोला और ये हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक। और सर हमको कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है? तो बेटा हमेशा ए की वैल्यू जो भी एटम का मास होगा वही क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए की, ठीक है। और एटम्स के मास हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि हर एटम में होते नहीं, एक हाइड्रोजन एक इकलौता एलिमेंट है, हाइड्रोजन का भी पहला आइसोटोप, दैट इज 1H1, राइट।
इसको बोलते हैं प्रोटियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकलौता यही है जिसके अंदर नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हम बहुत डिटेल में इन सब की बातें करेंगे जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे और जब हम अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि केवल जेई एडवांस के सिलेबस में। ठीक, तो अभी के लिए हम बिल्कुल बच्चों बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी सवाल आते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जेई मेन और नीट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं पर भी लिखा हुआ देखा होगा, कोई एलिमेंट लिखा होगा Z, ठीक, उसका कोई सिंबल होगा, तो यहां पर एक वैल्यू लिखी होती है और यहां पर एक वैल्यू लिखी होती है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1H1, राइट। ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये बताती है आपका एटॉमिक नंबर, और ये जो वैल्यू होती है ये बताती है मास नंबर या एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। या न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना न्यूट्रल स्पीसीज में। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यानी कि अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, तो अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर कम कर दूं, इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन कम कर दिए, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। सही है? ठीक है, चलो। तो ये सब बातें अभी हम करेंगे, थोड़ा सा मैंने बस आपको आइडिया दे दिया। एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखें, द अप्रोक्सीमेट size of the nucleus of nickel 2864 is ऑप्शन ए 3 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर समझते हो ना, 10⁻⁻15 मीटर की बात हो रही है। बी 4 फेम्टोमीटर, या इसको फर्मी मीटर भी बोलते हैं, 5 FM और 2 रेडियो मिर्ची FM। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो अभी तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट साइज न्यूक्लियस का। सर अभी आपने बताया था जो न्यूक्लियस का साइज होता है, Rn लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? R0 a⁻⁴ क्लियर है इतनी बात? सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब अब यहां पर मुझे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मुझे पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है? सर 64 है। तो 64 पे पावर 1/3 और इनटू R0 की वैल्यू अभी लिखवाई थी आपको, 1.1 इंटू 10⁻⁻13 से 1.44 इंटू 10⁻⁻13 तक ये वैल्यू जाती है। तो अब मैं क्या करूं सर? कौन सी लगाऊं? बेटा जब भी कुछ ना दिया हो ना, तो आप इनकी कोई बीच की वैल्यू ले लो। तो सर लगभग लगभग बीच की वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, यानी कि 1.25। तो मैं वही वैल्यू ले लेता हूं सर, 1.25 इंटू 10⁻⁻13। सही है? ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻13। और ये जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, यानी कि जो R0 की मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी, वो किस में थी? क्या हमने यूनिट लिखी थी वहां पर? हाँ, ये देखो सेंटीमीटर में थी ना। तो यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू जो आई है, ये पूरी की पूरी किस में आई है? सेंटीमीटर में। और 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या होता है? 4⁻3, राइट। और 4⁻3 क्या होता है? 64। तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको। ये हो गया 4, लेकिन ये वैल्यू आई है किसमें? सेंटीमीटर में। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 5, तो 5.00 तो ये आ गया, राइट। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो गया, राइट। और इसी को क्या बोलता हूं? 10⁻⁻15 मीटर को फेम्टोमीटर। तो 5 फेम्टोमीटर मेरा क्या आ गया? आंसर। तो सी ऑप्शन हो गया। तो अच्छा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन, अगर नहीं पता हो तो नहीं होगा, और अगर आता है
तो फिर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही टफ क्वेश्चन बन गया कि भाई हमें पता ही नहीं था कैसे निकालते हैं। एटम दे देगा बस आपको, और यहाँ तो उसने निकल दिया, हो सकता है वो कल को कोई ऐसा एटम दे दे जिसका मास भी ना दे वो आपको, वो एक्सपेक्ट करे आपको पता हो, जैसे जिंक दे दिया, कॉपर दे दिया, ये सब हमने सीखे थे ना फर्स्ट चैप्टर में इनके मास, कैल्शियम दे दिया, बोरोन दे दिया, कुछ भी दे देगा, राइट। तो हम इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हो सकता है वो आपको जो आर नोट की वैल्यू है वो भी दे दे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वही लगाएंगे, राइट। चलिए, तो ये हमारा रदरफोर्ड पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं जो आपने क्लास 9 में ऑब्वियसली करी होंगी, बट चूंकि हम तो सब कुछ पढ़ते हैं तो हम सब कुछ देखेंगे, और इन बेसिक में ही मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें बता दूंगा जो आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ी होंगी और जो जेई में आ चुकी हैं। देखो, एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, राइट। इट इज अ नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, राइट। यानी कि कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किसी न्यूक्लियस पर, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर। सरल भाषा में कहूं तो भाई न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, वही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, 11th क्लास में लिखने को दे सकता है वो, कि द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस of an atom of the element, ऑब्वियसली बात है, राइट। इसको डिनोट करते हैं Z से। और दूसरी चीज क्या थी भाई हमारी, मास नंबर। तो जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था, मैं बस उनके लिए ये सारी बातें लिख रहा हूं कि भाई अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में कोई भी फर्स्ट लेक्चर वगैरह नहीं देखा है तो आप यहां से आप कर सकते हो। मास नंबर ए से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, सही बात है। तो ए हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लियर, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, अभी देख लिया था कि भाई एक्स कोई भी एटम है और उसको उसका एटॉमिक नंबर हो गया जेड और उसका मास नंबर हो गया ए, राइट। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एक्स जेड ए, ठीक। दोनों ही कन्वेंशन चलते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, दोनों चलेंगे। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है, बस ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में आया था, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी चूंकि अभी लेटेस्ट आया है तो इसको एक बार देख लेते हैं। नीट 2019 में क्या आया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ और इलेक्ट्रॉन बताओ, किसमें, इन 175 ल्यूटेटियम 71। अब ये एलयू क्या है, ल्यूटेटियम वगैरह में क्या बोल गया, ये सब मत देखो, आप तो बस ये देखो 175 71 दिख गए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 71, प्रोटॉन कितने हैं सर, 71, और न्यूट्रॉन कितने हैं सर, 175 माइनस 71, दैट इज 104। बस हो गया, खत्म, इतना ही था। ऑप्शन दिए थे आपके 104 71 71 71 71 104 175 104 71 74 नहीं सॉरी 71 104 और 71, इस तरीके से उल्टे सीधे ऑप्शन दिए थे। तो आपको देखना था, पहले प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन ये रहा 71, फिर न्यूट्रॉन पूछा है तो 104, और फिर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 71। तो आपको ये भी देखना था, कहीं पता चला आपने कॉपी में पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला, फिर न्यूट्रॉन निकाला और 71 71 और 104 लगा के चले जाए तो भी गलत हो जाएगा। तो आता हुआ क्वेश्चन आज से चला जाएगा। तो पहले उसने प्रोटॉन पूछा था, फिर न्यूट्रॉन पूछा था, फिर इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो 71 104 71 वाला ऑप्शन था, ठीक। ये नीट 2019 की माया थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स की बात कर लें, जैसे आइसोटोप्स। अब यहां पर बड़ा थोड़ा सावधान हो जाना, है ना, हम कुछ और नई बातें भी सीखेंगे। यहां पर देखो, आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप क्या होते हैं भाई, ऐसे एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये सब डेफिनेशन आपकी पूछी जाएंगी, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, राइट। बट
डिफरेंट मास नंबर, पर उनका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कार्बन 12 आइसोटोप का नाम सुना है और कार्बन 14 का भी सुना है, राइट। तो देखो इनके एटॉमिक नंबर सेम है 6 लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। और आपको पता होना चाहिए कार्बन 14 6 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, है ना। और कार्बन डेटिंग में हम कार्बन 14 6 की ही मदद लेते हैं, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाएंगी। और अगर आप नेचर में, एक बात और याद रखना, एक फैक्ट, अगर आप नेचर में 12C6 कार्बन और 14C6 कार्बन का रेशियो देखोगे, राइट, तो वो आता है 10⁻12 लगभग। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि भाई 14C6 अपॉन 12C6 होता है आपका 1/10⁻12। बात एक ही है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपने कहीं पर 10⁻12 ग्राम, है ना, 10⁻12 ग्राम को एकदम इमेजिन करो, बहुत बड़ी संख्या हो गई है, राइट। पहले 1 लाख लिखो, फिर 1 करोड़ लिखो, मतलब कुछ इतने जीरो हो जाएंगे ना, 7 और 5 जीरो, राइट। तो 1 लाख करोड़ ग्राम अगर आपने कार्बन 12 6 के लिए, तो उसमें 1 ग्राम प्रेजेंट होगा कार्बन 14। ये है इसका मतलब। तो बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, कार्बन डेटिंग में यूज होता है ये, ठीक है ना। अगर हमें मतलब जैसे जो हमारे वुड्स वगैरह होती है उनकी एज पता करनी होती है, कितनी पुरानी लकड़ी वगैरह है, तो उन सब चीजों में यूज होती है ना। तो उसके लिए हम लोग इस फैक्ट का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में खूब यूज होगा ये, तो इसको अभी से आप रट कर रख लें, ठीक है। और ये सब बातें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ना, खूब जेईई मेन में पूछी जाती है 4-4 मार्क्स में, और नीट में तो है ही है, ठीक है। तो नीट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं इनको यहां करवा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भरोसे छोड़ दूंगा तो जेई वालों का तो फायदा हो जाएगा, बट नीट वाले रह जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन नीट और जेई में कॉमन है वो यहाँ, और बाकी ये सब पार्ट तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है, तो वहां हम अलग से पढ़ेंगे केवल जेई वालों के लिए, वो नीट वालों को नहीं देखनी होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, और तीसरा होता है 1H3। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम। और जब भी हम लोग हाइड्रोजन बोल रहे होते हैं तो ये एक बाई कन्वेंशन है कि भाई हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं। इस बात को याद रखना, जब भी हम हाइड्रोजन बोलेंगे इसका मतलब जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम इसी की बात कर रहे हैं, 1H1 की, जिसमें नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। 1H2 की बात करें, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, इसको डिनोट करते हैं डी से, राइट। इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। कैसे निकाला सर? 2 में से माइनस कर दिया 1 को, राइट। इसका नाम होता है ट्रिटियम, या इसको टी बोलते हैं, है ना। इसमें एक तो प्रोटॉन ही है, क्योंकि वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और 2 न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब काम की बात क्या है? काम की बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रिटियम है 3H1, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव, ठीक है। और ये वाली बात पूछी गई थी जेई मेन 2019 में, और नीट में भी आ रखी है ये वाली बात, तो बहुत काम की चीज है। ये होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये एमिट करता है, अपने अंदर से निकालता रहता है ये क्या, लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स हम लोगों ने देख लिए थे, राइट, फर्स्ट लेक्चर में अपने, कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो ये एमिट करता है लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल, और ये वाली बात पूछी गई थी आपकी जेई 2022 में, है ना। कितनी शानदार बात है ना, 2 क्वेश्चन सेम ही चीज से। और ये ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, तो 5-6 बार पूछा जा चुका है, ये तो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं जेई मेन 2019 का, राइट। कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला जनरली नॉर्मल होता है, उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। दुनिया का इकलौता एक ऐसा एलिमेंट का एक ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरी चीज, ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकालता है। और ये दोनों बातें जेई मेन 2019 और 21 में 22 में पूछी गई थी।
ठीक है। और ये सब क्या है, ये हमारे आइसोटोप हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। अच्छा, तो ये सेपरेट कैसे करते हो ये आइसोटोप को? तो एक लाइन लिखिएगा, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि आइसोटोप्स कैन बी, हम इसकी चर्चा ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं मोल कंसेप्ट में, जब मैंने आपको एटॉमिक मास इंट्रोड्यूस कराया था, सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर की कहानी सुनाई थी ना, 15 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट, वही है ये। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग आइसोटोप अलग कर सकते हैं। ठीक, ये थी पूरी आइसोटोप की माया, इसको अब खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स की। आइसोबार्स की, ये रेडियो एक्टिव वगैरह के बारे में ना और भी बहुत सारी बातें जो हम अलग से करेंगे खूब अच्छे से, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, लिखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डेफिनेशंस पर ध्यान देना, ठीक है ना। कुछ लोग बस इतना बोल देते हैं कि भाई सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटम। अरे आगे थोड़ा और भी तो देखो, यहां पर क्या लिखा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होंगे, ये जो एटम्स होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे, और यहां पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहां से लाइन शुरू होगी, एटम्स ऑफ different elements having same mass number but different atomic number, same mass number but different atomic number। बहुत फेमस एग्जांपल, आप हर जगह यही देखते होगे। आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 लेकिन इसका मास 40, एंड कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 बट मास इसका भी 40। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। तो इसका मतलब अगर मैं इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 22, और यहां पर कितने आ जाएंगे, 20। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं या इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं न्यूट्रल सिस्टम में, तो वो आ जाएंगे 18 और 20। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया आपका, आइसोबार्स हो गए। ठीक, तो आपको सीधे सीधे ऐसे एलिमेंट दे रखे होंगे, आपको बस निकाल लेंगे, तो वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई टफ टास्क नहीं है। अभी हम इन पर थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, अब ये आप लोगों के लिए शायद नए होंगे जो लोग 11th में। आइसोटोन्स, ये क्या होता है भाई, द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, atoms having same number of neutrons but different mass number, but different mass number। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं समझाता हूं अभी, है ना। जैसे सपोज सिलिकॉन ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका मास 30, और फोस्फोरस ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 15 और मास 31। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई सेम नंबर ऑफ तो न्यूट्रॉन हो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे सर, 30 माइनस 14, 16 आ गया, 31 माइनस 15, ये भी क्या आ गया, 16 आ गया, राइट। तो न्यूट्रॉन्स तो सेम हो, हाँ सर सेम है, ये हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए, और मास नंबर डिफरेंट हो, हाँ सर मास नंबर डिफरेंट है, 30 और 31 है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। बस ऐसे ही पूछा जाएगा इनमें से कौन से आइसोटोन है, तो बता देना। जैसे और एक और एग्जांपल ले लें, 14C6, 15N7, और फ्लोरीन ले लो, 17 और 9। इसको करो, तो अब यहां पर देखो, यहां क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8, 15 माइनस 7 सर 8, 17 माइनस 9 8। तो ये सब क्या हो गए, और ये सारे डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स। ये आपस में क्या हो गए, आइसोटोन्स। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म बात करते हैं। अगला टर्म है आइसोडाइफर्स। अगला टर्म है आइसोडाइफर्स, डाइपर नहीं है, डाइफर्स।
ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन सुनना जरा, देखो, एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर का मतलब क्या होता है, आइसोटोपिक नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन एक्सिस। अभी इसको समझेंगे, ठीक है, पहले लिखते हैं एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर या न्यूट्रॉन एक्सिस। न्यूट्रॉन एक्सिस का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हैं, आप ये बताइए, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कितने ज्यादा हैं, और जितने ज्यादा हैं तो क्या दोनों स्पीसीज में उतने ही ज्यादा हैं, इसका मतलब अभी समझते हैं। तो पहले तो लिखो आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, आई एन, आइसोटोपिक नंबर, ये होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, यानी कि n माइनस पी होता है आपका आइसोडाइफर। यानी कि आपको क्या करना है, n माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, और अगर वो सेम आ जाए तो वो क्या होंगे, आपस में आइसोडाइफर्स होंगे। अच्छा, अब मैं p को z भी लिखता हूं ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे वही उतने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल स्पीसीज में, और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो मैं p को z भी लिख देता हूं, तो n माइनस जेड भी बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल सर, सही है, ठीक है। अच्छा, अब n क्या होता था, n कैसे निकालते थे सर, a में से जब z माइनस करते थे तो n आ जाता था, ध्यान से देखते रहना, a में से जब z माइनस करते थे तो n आ जाता था, तो मैं n को a माइनस जेड लिख दूं, और एक z पहले से, तो क्या मैं इसको a माइनस टू जेड लिख दूं, बिल्कुल सर, और z को मैं p भी लिख सकता था, तो क्या मैं इसको a माइनस टू पी भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, और अगर स्पीसीज न्यूट्रल है तो मैं इसको a माइनस टू ई भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, तो ये भी सही है, 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 और ये भी सही है। तो वो जेई वालों के लिए वो एमएसक्यू बना सकता है, और नीट या जेई मेन के लिए वो लिख देगा तीन फॉर्मूले, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस n माइनस पी करना है, और आपका आंसर आ जाएगा, या n माइनस जेड करो, या a माइनस टू जेड करो, मतलब कुछ भी करो, न्यूट्रॉन में से आपको प्रोटॉन्स घटाने हैं। एग्जाम्पल देख लें, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यूरेनियम का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यूरेनियम 92 238, और एक एग्जाम्पल ले लो थोरियम, ये TH क्या होता है, थोरियम, ये सब बातें करेंगे ना, 90 और 234, ये एटम क्या होते हैं, थोरियम बोरियम ये क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे, इनकी चिंता आपको भी बिल्कुल नहीं लेनी है। आप तो बस ये देखो n माइनस पी क्या सेम है। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या चेक करोगे भाई, आइसोटोप तो नहीं है, नहीं सर, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, ठीक है, कहीं आइसोबार्स तो नहीं है, नहीं सर, मास नंबर भी सेम नहीं है, ठीक है, आइसोटोन आप निकाल लेना इसमें से इसको माइनस करके, और ऑब्वियसली वो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए और कुछ बात करते हैं, n माइनस पी निकाल कर देखते हैं, सबसे पहले n कितना है इसके अंदर, तो सर n निकालता हूं मैं a माइनस जेड करके, तो 238 में से 92 माइनस कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा सर 6, और 23 में से जब 9 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 40, तो 146 तो n आ गया ये, तो n माइनस पी कितना होगा, 146 माइनस 92, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 54 हो गया, सही है, ये n माइनस पी की वैल्यू हो गई, यानी कि ये मेरा आइसोटोपिक नंबर है। ऐसे भी पूछ सकता है इसके अंदर आइसोटोपिक नंबर कितना है, तो 54 हो गया आपका इसका आइसोटोपिक नंबर। मैं इसका भी निकाल लूं, तो सबसे पहले तो मैं इसमें n निकाल लूं ना, n कैसे आएगा, 234 माइनस 90, तो ये हो गया 4, और 23 में से 9 गए तो अगेन 144, लेकिन मैं क्या निकालना है मुझे, n माइनस पी, तो 144 माइनस 90 कर दो, तो ये कितना हो गया 4, और इसमें से गए 54, वाह, इसका मतलब n माइनस पी सही है, यानी कि ये आइसोटोपिक नंबर सही है दोनों का, यानी कि ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स हैं, ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको n निकालना होगा, n कैसे निकालोगे, a माइनस जेड करके, और फिर उसके बाद आगे आप प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके आइसो डाइफर्स के बारे में बातें। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स, ये सब याद रखना बच्चों,
आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं भाई, देखिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, molecules having same number of atoms and also same number of electrons. Molecules having same number of atoms and also same number of electrons are called isosterics. ठीक है, इसको समझने से पहले पहले तो ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले को जरा देख लेते हैं, अभी इसकी बात करेंगे ना, 2 मिनट रुक जाओ बस। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपका एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस। तो वो होंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल CO और N2 की बात कर लेता हूं, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कार्बन में कितने होंगे? 6, ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8, टोटल हो गए 14। नाइट्रोजन में होते हैं 7, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, ये भी हो गए 14। अरे वाह, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और बातें करें, चलिए और करते हैं। F माइनस, O2 माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस और N3 माइनस, Al3 प्लस। ये देखते हैं, जरा गौर से देखते रहना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर 9, तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक बाहर से और आया तभी नेगेटिव आया होगा, इसका मतलब 10 हो गए। ऑक्सीजन का 8, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, इसलिए 10 हो गए। नियोन के अंदर तो 10 होते ही हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन बाहर प्लस आया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, यानी कि 10 ही रह गए। मैग्नीशियम का होता है 12, लेकिन 2 चले गए होंगे, तो 10 रह गए। नाइट्रोजन का होता है 7, लेकिन 3 आए हैं, इसलिए हो गए 10। और एल्यूमिनियम का होता है 13, लेकिन 3 चले गए, इसलिए हो गए 10। अरे वाह, यानी कि सारी की सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, जेई में खूब पूछा गया है, और इसमें तो गलत क्वेश्चन भी पूछे गए, अभी उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। और करें बात, देखिए CO3 2 माइनस और NO3 माइनस की बात कर लेते हैं। तो गिनते हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन में है 6, 8 इंटू 3, और बाहर से आए हैं 2, तो कितने हो गए? 24 और 2 26, और ये हो गए 32, 32 इलेक्ट्रॉन। इधर गिनते हैं 7 प्लस 8 इंटू 3, और एक बाहर से आया, तो ये भी हो गए 32। अरे वाह, यानी कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और देखें, PO4 3 माइनस और SO4 2 माइनस, ये भी करते हैं। चलिए, इसमें है 15 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 3, तो 18 20 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सल्फर में देखो 16 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 2, ये भी कितने हो गए? 50 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि PO4 3 माइनस और SO4 2 माइनस भी क्या है? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और देखना है, और देख लीजिए, हाइड्रोजन He प्लस, Be2 प्लस, सॉरी Be3 प्लस, Li2 प्लस, ये सब भी क्या है? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक होता है, हीलियम में 2 होते हैं, 1 चला गया। बेरिलियम में 4 होते हैं, 3 चले गए। लिथियम में 3 होते हैं, 2 चले गए। सही है, तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बताया था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, यही इकलौती सही डेफिनेशन है। बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं, यही इकलौती सही डेफिनेशन है। लेकिन अभी आइसोस्टेर उधार है, वो अभी करेंगे ना। एक गलत डेफिनेशन जो जेई और नीट दोनों में उन्होंने पूछ ली, गलत है, साफ साफ बोल रहा हूं, गलत है। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की उन्होंने जो परिभाषा लगाई वहां पर,
वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उन्होंने जोड़ लिए और वो सेम आए तो उन्होंने बोल दिया वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये डेफिनेशन टोटली गलत है। फिर पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि पूछी गई थी। तो फिर हमको कैसे पता लगेगा सही लगानी है या गलत लगानी है। तो बेटा जब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चारों में से किसी में सेम ही नहीं आए थे। 2013 का क्वेश्चन था जेई में, और 2000 शायद मेरे ख्याल से 19 जाने 20 का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको शायद लिखा हुआ मिलेगा वो क्वेश्चन। जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन करते हो वो जनरली बुक्स वगैरह में या कोचिंग की बुकलेट्स में भी केमिकल बॉन्डिंग में डाला होता है, तो आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि जब आपको ये डेफिनेशन कब लगानी है, जब क्वेश्चन में पूछा हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक अमंग द फॉलोइंग। ठीक, और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि सर चारों ऑप्शन में किसी में सेम ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो बेटा चेक कर लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब चेक करोगे, जब टोटल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहे हो। और अगर एक ऑप्शन मिले जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो, एक ऑप्शन मिले जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, नो डाउट टोटल वाला लगाना है आपको आंसर। वैलेंस वाला गलत है, टोटली गलत है, कुछ उसमें बात ही नहीं करनी है। ये गलत और घटिया डेफिनेशन है जो प्रचलित हो गई, क्योंकि जेई और नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। बाई चांस गलती से क्वेश्चन बना होगा वो, क्योंकि हर साल नीट पूछता, हर साल जेई क्वेश्चन गलत एक आध दो पूछ ही लेता है। और नीट ने वही जेई का क्वेश्चन रिपीट मार दिया था उठाकर। उन गधों ने ये भी नहीं देखा कि भाई क्वेश्चन सही है या गलत है, सीधे एज इट इज गलत क्वेश्चन चेप दिया उन्होंने, और उसका आंसर भी उन्होंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो कैसे बात करना चाह रहे हो आप, जैसे उन्होंने जो शायद एग्जांपल दिया था, अगर मैं याद कर पा रहा हूं, ICl2- और BrF2-, ऐसा कुछ दो ऑप्शन में उन्होंने दिए थे और पूछा था क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बिल्कुल नहीं है बेटा। क्यों, अरे भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, कुछ ऐसे ही कुछ होता है 9, है ना, और क्लोरीन का होता है 17। तो इसके अंदर यहां तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और ब्रोमीन और आयोडीन का भी एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, बिल्कुल, है ना। तो जब आप जोड़ोगे तो बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा, लेकिन इसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन और इनकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन की वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 × 2 कर दिया, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि भाई ये ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है अकॉर्डिंग टू रॉन्ग डेफिनेशन। याद रखना, अकॉर्डिंग टू रॉन्ग डेफिनेशन। इस बात को बहुत अच्छे से लिख लेना कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। राइट हमेशा लगानी है और रॉन्ग तब लगानी है जब मजबूरी आ जाए। ठीक, चलिए आइसोस्टेयर पर वापस आते हैं। आइसोस्टेयर क्या होता है, आइसोस्टेयर में मैंने अभी बताया जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन सेम नंबर ऑफ एटम भी हो, जैसे CO और N2। CO और N2, इसमें दो एटम है, और इलेक्ट्रॉन सेम है, अभी देखा था। PO4 3- और SO4 2-, ये भी क्या है, आइसोस्टेयर है सर। 5 एटम इधर 5 एटम इधर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है। CO3 2- और NO3 2-, ये भी क्या है सर, नंबर ऑफ एटम सेम है, 4 4 और इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही है। सही है। अब देखो, हम थोड़ा सा ना वेव्स के बारे में बातें कर लेते हैं। ये सब बेसिक बना रहा हूं मैं आपके इस चैप्टर के, है ना। आप लोगों ने वेव बचपन से पढ़ी होगी, कुछ इस तरीके की आपकी वेव दिखती है। ठीक है, अच्छा। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपने पढ़ी रखी होंगी, जैसे जो ये पहाड़ ऊपर से जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ्स। राइट, क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। अच्छा, दो सक्सेसिव क्रेस्ट की दूरी या दो सक्सेसिव ट्रफ की दूरी
को डिनोट किया जाता है लैम्बडा से और इसको बोला जाता है वेवलेंथ। ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बस एक बार फिर से बता रहा हूं। इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा साइन से, इस तरीके से, है ना। अच्छी बात है, अभी हम ये सब बातें लिख भी लेंगे, है ना। ये होती है आपकी वेवलेंथ। और कुछ बात कर लें, जैसे ये जो हाइट होती है इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं ए से, एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ये सबको डिफाइन भी करूंगा मैं, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं सबकी एक एक की डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, बस सुनते चलो। अभी ये क्या है आपका टाइम पीरियड, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्लोप होता है, ये वाली जो लाइन होती है वो हमें टाइम बताती है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमें बताती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सी है, ये वाली बीच वाली, ये क्यों, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, तो बीच वाला क्या हो गया, मीन हो गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। अब बारी बारी एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वेवलेंथ। वेवलेंथ, है ना, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ। सबसे पास वाली नियरेस्ट क्रस्ट या सबसे पास वाली नियरेस्ट ट्रफ की जो दूरी होगी उसको हम लैम्बडा या वेवलेंथ बोलेंगे, डिनोटेड बाय लैम्बडा। ठीक, अब चूंकि ये लेंथ है तो इसकी यूनिट भी क्या होंगी, लेंथ होंगी। तो इसकी यूनिट मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉन हो सकती है, पिकोमीटर हो सकती है, फर्मी मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ऐसा यूनिट तो ऑब्वियसली मीटर ही है, राइट। और इन सब के कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं बताऊंगा। अगला लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू, है ना, न्यू बोलते हैं इसको। इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज number of waves, it is defined as number of waves which pass through a point in 1 second, number of waves which pass through a point in 1 second। मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, सपोज ये, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा एक सेकंड में यहां से कितनी वेव गुजर कर चली गई, तो आपने बोला सर 50। मैंने कहा बेटा यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली एक पॉइंट से वेव जा रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज, उनके नाम पर पड़ी। शॉर्ट में डिनोट करते हैं बड़ा एच और छोटा जेड, या फिर इसी को बोलते हैं सेकंड इनवर्स। इसको हम लोग सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग सीपीएस भी बोलते हैं। सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, साइकिल पर सेकंड। तो ये सब क्या है इनकी यूनिट। और याद रखना 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। चले आगे चलते हैं। अगला लिखिए टाइम पीरियड। अगला लिखिए टाइम पीरियड। इसमें लिखिए टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। ठीक, इसको जरा समझ लो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 50 वेव्स पास होती हैं किसी पॉइंट से एक सेकंड में। 50 वेव्स पास होती हैं किसी पॉइंट से एक सेकंड में, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज की। क्यों, क्योंकि एक सेकंड में आपकी 50 वेव्स जो है वो पास कर जाती है। सही है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा बेटा अगर 50 वेव एक सेकंड में करती हैं तो बताओ एक वेव कितने सेकंड में करेगी। आप कहोगे सर 1/50 सेकंड में।
ठीक। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। तो एक वेव जितना टाइम लेती है किसी एक पॉइंट से गुजरने में, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो यानी कि ये क्या हो गया सर? ये टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, और इसमें 50 क्या था सर? 50 तो फ्रीक्वेंसी थी। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी बोल दूं? बिल्कुल। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी सर? सेकंड इनवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी सर? सेकंड। और समझ में भी आ रहा, होनी भी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ और बातें कर लेते हैं। अगली बात लिखिए, वेलोसिटी। अगला पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसमें लिखिए, इट इज डिफाइंड एज distance covered by a wave. It is defined as distance covered by a wave in 1 second. Distance covered by a wave in 1 second. एक सेकंड में कोई वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। ठीक, इसको डिनोट करते हैं सी से। इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक, और एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, और सेकंड मतलब टाइम। तो इसका मतलब स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और होता भी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। और 1 अपॉन टी क्या होता था सर? फ्रीक्वेंसी। तो c इज इक्वल टू लैम्डा, c इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। c इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। ठीक, और अगर जो आपकी, अब मैं वेव पर लगा रहा हूं ना ये सारी प्रॉपर्टी, अगर आपकी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी बात कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, अगली क्लास का पहला टॉपिक यही होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसी को आप लोग लाइट भी बोलते हैं, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। तो लाइट के लिए आपको स्पीड पता है ना कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ तो वो एक्चुअली लाइट की स्पीड नहीं, वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। ठीक, तो इसलिए लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसलिए उसकी भी स्पीड कितनी हो गई? 3 × 10⁸ ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है आपका वेव नंबर। अगला पॉइंट है वेव नंबर। इसको डिनोट करते हैं म्यू बार से। ये ऊपर डंडा लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं बार। तो म्यू बार ये क्या होता है? इसमें लिखिए, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है? मान लो आपकी लैम्डा मीटर लंबाई की एक वेव है, तो 1 मीटर लंबाई की कितनी वेव होंगी? आप कहोगे सर 1/λ वेव्स। तो यही हो गया इसका वेव नंबर। अच्छा, मतलब म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। बिल्कुल, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा की यूनिट तो मीटर थी, तो म्यू बार की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मीटर इनवर्स हो जाएगी, सिंपल। म्यू बार की यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर इनवर्स, या फेम्टोमीटर इनवर्स, या एंगस्ट्रॉन इनवर्स, या नैनोमीटर इनवर्स, कुछ भी। अगला लिखिए एम्पलीट्यूड। अगला लिखिए एम्पलीट्यूड। ये आपको पता ही है, इट इज अ हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। कितनी हाइट पर क्रस्ट है या कितनी डेप्थ पर ट्रफ है वो निकालना है, डिनोटेड बाई ए। डिनोटेड बाई ए। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात एम्पलीट्यूड के बारे में, सबसे कीमती बात लिखिए, इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट। अब जैसे कहीं से लाइट आ रही है, तो लाइट वेव की फॉर्म में तो आएगी, लाइट भी तो एक वेव ही है ना।
तो वो लाइट कितनी चमकेगी ये कैसे पता लगेगा, या वो कितनी रोशनी देगी, या वो कितनी ब्राइट होगी, ये वाली बात कौन बताएगा, एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका मतलब उतनी ज्यादा चमकदार लाइट होगी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा चमकदार लाइट होगी। ठीक है, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला देख लिया था, ये बड़ा काम का है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, बात एक ही है। ठीक, बात एक ही है। चलिए भाई, ये भी हो गई एम्पलीट्यूड की बातें। ठीक, तो इन सब बातों में दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि भाई इंटेंसिटी जो होती है या ब्राइटनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और दूसरी बात थी v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ये दो बातें आपकी बड़ी काम की हैं, इनको बहुत ही सहेज कर रखिएगा, ये अभी आगे काम आएंगी। ठीक, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये आपका नीट में आ रखा है, ये नीट में आया था आपका। क्या है क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, या फिर पूरा क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं। लिखिए, द विविध भारती, फालतू का क्वेश्चन है, बकवास एकदम, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट वही है, एनसीईआरटी का था तो नीट ने पूछ लिया था। विविध भारती स्टेशन इन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter। ठीक है, आपको ये बताना है, बकवास क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस टाइम पास है। देखो आपको क्या दे रखा है सर, डेंसिटी दे रखी है, सॉरी डेंसिटी कह रहा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, राइट, किसमें, किलो हर्ट्ज में दे रखी है, इस बात का ध्यान रखना, राइट। तो यानी कि आपको म्यू दे रखा है 1368, सही है, और इंटू 10⁻³ कर लूं तो ये हर्ट्ज हो गया या सेकंड इनवर्स हो गया, जो लिखना चाहो। मुझे क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है, मुझे अभी रिलेशन देखा मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन म्यू या c अपॉन म्यू। ठीक, और जब तक कुछ ना कहा जाए, या आपको दे ही रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो अभी देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए c होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन 1368 × 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 219.3 मीटर, 219.3 मीटर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ना, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन म्यू पर था, है ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक और कर लें, चलिए एक और कर लेते हैं, धीरे धीरे खूब लेवल बढ़ाएंगे, जैसे मोल में बढ़ाया था ना, ऐसे खूब बढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस चलते रहो साथ के साथ। आपको पहला निकालना है वेव नंबर, और दूसरी निकालनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसकी, एक येलो लाइट दे रखी है आपको, येलो रेडिएशन दे रखा है, और उसकी लैम्डा बता रखी है आपको 5800 एंगस्ट्रॉम। करिए भाई, तो म्यू बार क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन 5800, राइट, इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.724 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स।
अगला देखो, अगला क्या निकालना है मेरे को, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। सी कितना है, 3 इंटू 10⁻8। लैम्बडा कितना है, 5800 इंटू 10⁻−10 मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेशन कर लेना, मेन कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है, टाइम पास है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस यही सब बच्चों वाली बातें होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन चाहो तो होमवर्क के लिए ले लो। अभी इन पर खूब अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, उनकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो हमारा। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा मैं आपको खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने लगूंगा, सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग, तब मजा आएगा आपको। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की हम लोग खूब डिटेल में भी बात करेंगे, एक्सटेंड्स फ्रॉम violet 400 nanometer to rad 750 nanometer. Express these wavelengths in frequency. ये जो आपको दो वेवलेंथ दे रखी हैं, आपको इन दोनों को ही किस में चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, घर से करके लाइएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बातें करेंगे अपने स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और कल का पार्ट और रहेगा बेसिक, उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की तरफ, और वहां से आपके खूब सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।